कई महीनों से चल रही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की जद्दोजहद खत्म हो गई और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या फिर यूं कहे कि दिल्ली में हर तरह के बदलाव के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से देश की राजधानी में राजनीति गर्म हो गई है। इसीलिए राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीबीआई के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है जो किसी भी मुद्दे से निपट सकती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिरफ्तारी हुई क्यों और कैसे किसी राज्य का गृह मंत्री ही जेल चला गया। तो आइए समझते हैं पूरा मामला हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों बता दें कि ये मामला जुड़ा है दिल्ली में शराब बेचने को लेकर। दिल्ली सरकार ने बीते साल में दिल्ली में शराब को लेकर कुछ ऐसी नीतियां बनाई कि पूरे दिल्ली में शराब पीने और उसे खरीदने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई और दिल्ली के लगभग हर कोने में शराब के ठेकों की मौजूदगी कर दी गई। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को 31 जुलाई 2022 को खत्म किया था, जिसके बाद नई आबकारी नीति लाई गई। अब इस नई नीति पर विपक्ष यानी कि दिल्ली में भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। बस फिर क्या था, इसे लेकर आप सरकार पर आरोप लगाए जाने शुरू हुए और कहा गया कि नई नीति के जरिए बड़े बड़े व्यापारियों को दिल्ली सरकार की तरफ से गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। और उस समय के दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी का भी यही मानना था। उन्होंने ही इस नई शराब नीति में इरेगुलरिटीज को चलते सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी और फिर ये जांच हुई भी। लेकिन दोस्तों जांच में क्या निकला ये जानने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नई पॉलिसी थी क्या, जिसे लेकर दिल्ली की सरकार कटघरे में आ गई। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने देश की राजधानी में शराब की बिक्री के लाइसेंस जारी करने और ठेके बार के ऑपरेशन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। अपनी इस नई नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का एक्सपीरियंस बदलना चाहती थी और इस नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन्स में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 30 एमसीडी, एक एनडीएमसी, एक कैंटोनमेंट एरिया और एक दिल्ली एयरपोर्ट का जोन शामिल था। अब दोस्तों पूरी दिल्ली में ही जोन के हिसाब से शराब की दुकानें भी तय की गई। एमसीडी के प्रति जोन में जहां 27 शराब की दुकानें खुलनी थी, वहीं एनडीएमसी और कैंटोनमेंट इलाके में 29 और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट जोन में 10। यानी कि इस नई नीति के तहत शराब की कई नई दुकानें खुलने वाली थी। अब दोस्तों इसी कारण दिल्ली सरकार पर कई बड़े कारोबारियों को फायदा पहुँचाने के आरोप लगे, जबकि छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। हुआ यह कि नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई। इन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट दी गई। दिल्ली की पुरानी शराब नीति उसमें खुले में शराब पिलाना अलाउड नहीं था। अब दोस्तों इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से ही पूरी दिल्ली में कहीं भी शराब मिलना बहुत आसान हो गया। पुरानी पॉलिसी में 60% दुकानें सरकारी थी और वहीं 40% दुकानें प्राइवेट हाथों में थी। लेकिन इस नई नीति के तहत 100% दुकानों को निजी हाथों में दे दिया गया। सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने इस पूरे बिजनेस को प्राइवेट हाथों में सौंपकर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश की। इसके बाद जो पॉलिसी में अगला बड़ा बदलाव किया गया, उसके तहत दिल्ली में शराब पीने की लीगल एज को 25 से घटाकर 21 कर दिया गया, जिसके बाद तो अपने आप ही दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई। और इस तरह केजरीवाल सरकार पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को शराब पीने की आदत लगवा दी और इस नीति को शराब को बढ़ावा देने के नजरिए से भी देखा गया। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपन शॉप और होटल्स में 24 घंटे बिक्री होने लगी। होटल और बार्स में ये लिमिट सुबह के 3 बजे तक कर दी गई। इस पर भी विपक्ष का यही कहना था कि दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी दिल्ली को ही शराब खाना बना दिया। अब जाहिर है जहां हर रात 10 से 11 बजे तक शराब की बिक्री बंद हो जाती थी, वहीं अगर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी तो इससे बेचने वालों को तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ही। अब दोस्तों बहस का एक मुद्दा ये भी था, छोटे शराब के कारोबारियों के लिए काम करना भी मुश्किल हो गया। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक नियम ये भी बनाया कि जो भी दुकानदार दिल्ली में शराब बेचने के लिए दुकान खोलेगा, उसकी दुकान कम से कम 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, जबकि पहले ये लिमिट महज 150 स्क्वायर फीट थी। इससे जहां छोटे दुकानदार परेशान हुए, वहीं बड़ी दुकान वालों का मुनाफा बढ़ने लगा। पॉलिसी में जो अगला बड़ा बदलाव किया गया वो था शराब की होम डिलीवरी। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बड़े ही क्रांतिकारी तरीके से शराब को घर घर डिलीवर करने के भी नियम लाए और उन्होंने ऐसी मोबाइल ऐप्स पर शराब की डिलीवरी अलाउ कर दी जिनके पास सरकारी लाइसेंस था। लेकिन इतने सारे विरोध झेलने के बाद भी जब सरकार नहीं मानी तो दिल्ली के एलजी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और जांच करने के लिए सीबीआई को बुलाया। ऑपोजिशन पार्टी खासकर भाजपा ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के जरिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने करप्शन किया है। इतना ही नहीं, ये भी ऑब्जेक्शन जताया गया कि इस नई नीति के जरिए बाजार में सिर्फ 16 ही कारोबारियों को इजाजत दी जा सकती है और इससे इस इंडस्ट्री में मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा। खैर आलम ये है कि दिल्ली में शराब की बिक्री करने वाले कई छोटे वेंडर्स अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। वो आरोप लगाते हैं कि बड़े कारोबारी अपने यहाँ भारी छूट देते हैं और ऐसे में उनका बिजनेस करना लगभग नामुमकिन है। खैर अपोजिशन और
एलजी के बाद असली जांच करने वाली एजेंसी यानी कि सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया, अब वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि साल 2021-22 के लिए बनाई गई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा इसी मामले में मुंबई बेस्ड एक कंपनी के सीईओ के साथ 6 और लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को एक चार्जशीट भी दाखिल की गई और इसकी आगे जांच चल रही है। सीबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा कि सिसोदिया को 19 फरवरी 2023 को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपने बिजनेस का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा। उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 26 फरवरी को जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा गया और फिर जब 26 फरवरी को मनीष सीबीआई के ऑफिस पहुंचे तो सीबीआई ने सिसोदिया से कई सवाल पूछे जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सीबीआई का कहना है कि उनकी जांच के दौरान उन्होंने ऐसे कई प्रूफ जुटाए हैं जिनसे मनीष की इस मामले में मिली भगत साबित होती है और इन्हीं प्रूफ से जुड़े सवालों के जवाब सिसोदिया नहीं दे पाए। खैर, मनीष सिसोदिया को शायद ये पहले से ही पता था कि उनकी गिरफ्तारी अब तय है, इसीलिए सीबीआई हेडक्वार्टर से जाने से पहले ही उन्होंने ये बात कह दी थी। बता दें कि इससे पहले भी इस मामले में मनीष सिसोदिया पर जांच हो चुकी है और वो मामला चल रहा है। अक्टूबर में भी सिसोदिया से सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि सीबीआई की जांच की बुनियाद वो एफआईआर की कॉपी है जिसे एजेंसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया था। एफआईआर में बताया गया कि सिसोदिया के करीबी सहयोगी लाइसेंस होल्डर से पैसे लेकर एक्यूज्ड और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक पहुंचाते थे। अब दोस्तों, इन सब की पोल खुली कैसे ये भी समझ लेते हैं। तो 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। ये रिपोर्ट पब्लिक के लिए नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के इंचार्ज होने के नाते सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए फर्जी तरीके से रेवेन्यू कमाने के आरोप लगाए गए। अगर इस रिपोर्ट को समझे तो कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ की छूट दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के वक्त लिकर वेंडर्स ने लाइसेंस फी वेवर के लिए दिल्ली सरकार से कांटेक्ट किया था और सरकार ने भी 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक अपने लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दी। इससे हुआ ये कि जहां उन लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिला, वहीं सरकारी खजाने को लगभग 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने फॉरेन लिकर की कीमतों में बदलाव किए हैं और प्रति बियर 50 रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी हटाकर लाइसेंस वालों को और प्रॉफिट दिया है। इस जांच में एक और बात सामने आई कि पुदुचेरी में पिक्सी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट जोन में खोली गई 10 शराब दुकानों के लाइसेंस राइट्स जीते थे, लेकिन ये कंपनी एयरपोर्ट अधिकारियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपए कंपनी को वापस कर दिए और इसी कारण मनीष सिसोदिया शक के घेरे में आ गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का वायलेशन हुआ है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेंट लाइसेंस के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाता तो उसका जमा किया गया पैसा जब्त हो जाता है, लेकिन सिसोदिया ने उसे वापस करवा दिया और ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने मोटा कमीशन लिया, जिसका इस्तेमाल पंजाब चुनावों में भी किया गया। इस रिपोर्ट के आने के 15 दिनों के अंदर ही उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और यहीं से इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया और इसमें एंट्री हो गई सीबीआई की। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी जांच दिल्ली सरकार से बदला लेने के लिए की जा रही है या फिर इसमें करप्शन का असली मामला है? नीचे अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।